कार्यक्रम में कई गणमान्य शामिल रहे। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं क्या रही। जो सरकार की सोच है सहकारिता से समृद्धि, इसी दिशा में, और मोदी साहब कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, लोकल के लिए कुछ बोलिए, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और इनके माध्यम से महिलाएं, युवाओं, किसानों अपनी अपनी क्षेत्र में सहकारिता सोसाइटी के माध्यम से जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बाजार मिले। इसलिए एनसीओआई हाट हम आज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इनके माध्यम से देश के विविध राज्य से विविध कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे महिलाओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे दलितों की हो, और कोई भी सोसाइटी अपने वहाँ जो मूल्यवर्धक चीज़ बनाते हैं, जैसे हमारे वहाँ जो फार्म टू फूड, फार्मर से सीधी खरीदी करके उनको प्रोसेस करके फूड तक ले जाते हैं और बाज़ार में मूल्यवर्धक बना के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले। इस तरह से काम जो हो रहा है, वैसे देश में कई क्षेत्र में, चाहे कपड़े में हो, फिशरीज हो, मजदूर हो, देश में इतनी सोसाइटी चल रही है, हर क्षेत्र में एक भी क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है। लेकिन आज तक श्रृंखला में एक तरफ से किसी को मौका नहीं मिल रहा था। तो एनसीओआई के माध्यम से पूरे देश की सोसाइटी को अपने अपने क्षेत्र में जो वस्तु बनाते हैं उनको अच्छी तरह से बाजार मिले, इसी दिशा के लिए हम कोऑपरेटिव के माध्यम से जो भी सोसाइटी इनमें भाग लेना चाहेगी उनके माध्यम से एनसीओआई हाट में उनको जगह मिलेगी और आने जाने का किराया भी एनसीओआई उनको देंगे। जितनी भी कोऑपरेटिव की संस्थाएं हैं, मेरे ख्याल में कई लाख हैं, टॉप टू बॉटम। नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इफ़को है, क्रिफ़को है, नेफेड है, और भी जितनी संस्थाएं हैं वो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की मेंबर्स हैं। और सभी का उद्देश्य ये है कि सहकारिता के माध्यम से जहाँ जहाँ भी उनका सर्कल है उनको सक्षम बनाया जाए। वो सक्षम होंगे, उनकी इनकम ठीक होगी, उनकी सेहत ठीक होगी, और जब हिंदुस्तान का हर एक नागरिक स्वस्थ होगा और सक्षम होगा तो हिंदुस्तान अपने आप में एक शक्तिशाली देश होगा। अभी गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का बहुत से प्रयास चल रहे हैं। जैसे नैनो फर्टिलाइज़र का इफ़को ने ईजाद की है कि किसानों का खर्च भी कम हो, गवर्नमेंट को सब्सिडी भी ना देनी पड़े। नेफेड है। इवन कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि जो कार्ड होल्डर हैं और लोअर कैटेगरी में आते हैं उन सबको अपनी तरफ से दाल और कुछ अन्य ग्रेन्स मुहैया कराए थे। अभी भी भारत सरकार ने तय किया है कि नेफेड के माध्यम से वो इनको मुहैया कराएंगे। मेरा ये मानना है कि कोऑपरेटिव चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, केवल और केवल एक माध्यम है कि जो देश को खुशहाल और सक्षम बना सकता है। एनसीओआई हाट का शुभारंभ हुआ है और हम सब जानते हैं कि एनसीओआई देश की अपेक्स बॉडी है कोऑपरेटिव की। सारे देश की सहकारी संस्थाएं एनसीओआई से जुड़ी हुई हैं। हमारा काम है कि लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, सहकारी शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागृत करना, ट्रेनिंग देना, या और तमाम प्रकार के सहकारी संस्थाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसी के लिए आज पूरे देश में तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या हमारी छोटी कोऑपरेटिव्स हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो तमाम प्रोडक्ट ऐसे तैयार कर रही हैं
कि उनको कोई ऐसा जो है मार्केट नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो उनकी सेल हो सके, उनको लाभ हो सके। तो एनसीयूआई अपेक्स बॉडी होने के नाते उन्होंने एक एनसीयूआई हार्ट के रूप में एक प्लेटफार्म जो है उनको उपलब्ध कराया है कि तमाम प्रोडक्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं उनको यहाँ इस हाट के माध्यम से लोगों तक प्रचारित करने का काम हो, लोगों को ख़रीदने का मौका मिले। और हमारा ये प्रयास भी होगा कि उनको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान विभिन्न जगहों पे हम दिला सकें जिससे कि उनकी मार्केटिंग अच्छी हो सके, उनको आर्थिक रूप से जहां लाभ हो सके उस संस्था को लाभ हो सके, दूसरी तरफ जो है लोगों को अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध हो सके, स्वदेशी प्रोडक्ट उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोगों का प्रयास है और हम लोगों ने एनसीयूआई हाट का इसीलिए शुभारम्भ किया है। हमने कॉन्सेप्ट को एक लॉन्च किया है कि पंक्ति में, इकॉनमी की पंक्ति में जो आखिरी आदमी है उसको कैसे हमने एम्पावर करना है, उसको कैसे सुदृढ़ बनाना है, उसको उसकी सोशो इकनॉमिक कंडीशन कैसे इम्प्रूव करनी है, उस दिशा में हमने कुछ कदम उठाए हैं। और सबसे पहला कदम है ये एनसीयूआई हाट बनाने के माध्यम से। इसके माध्यम से हमने क्लस्टर ऑफ स्टेट्स को एक मणिपुर से लेके और भोपाल, मणिपुर से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सारी स्टेट्स को हमने कवर किया है। इसमें लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने डिस्प्ले किए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट पे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने का इंतज़ाम भी फ्री किया गया ताकि उनको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू मिल सके। नॉर्मली ये प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे बड़े कम दामों पे बिकता है, पर यहाँ पे जब ये आता है, यहीं के लोग अगर उसको लेके आते हैं वहाँ से जाके तो उसको मल्टीप्लाई करके कई गुना दाम से बेचते हैं, जो कि उसको जो एक कॉस्ट मिलनी चाहिए वो प्रोड्यूसर को नहीं मिलती है। का उद्देश्य बहुत बड़ा है। केवल यही नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जो सहकारिताएं हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या गरीब गांव के किसान या गांव की महिलाएं, युवा जो सामान बना रहे हैं उनको यहाँ प्लेटफार्म दिया गया। इसके साथ जो आगे की प्रक्रिया है, जो सोच है, जो एक विज़न है, वो ये है कि वो अच्छे उत्पाद बना रहे हैं लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको और अच्छा उत्पाद कैसे वो बना सकें और अच्छे जो है कंपटीशन के भाव में मार्केटिंग कैसे करें, व्यवस्था कैसे करें, उसके प्रशिक्षण का काम उनसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप ये बना रहे हैं, इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकते हैं, और उसके हम स्किल ट्रेनिंग देने का जो काम करेंगे वो एक बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा काम ये होगा कि स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद, जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, मार्केट दे रखा है, दिल्ली हाट है या प्रगति मैदान में लगता है, वो केवल मार्केट दुकान देने का काम करते हैं, लेकिन हम उनको पूरी प्लानिंग कि जैसे उन्होंने सामान बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, किस किस तरीके से उनको प्रबंध करना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, मार्केट लिंक कैसे करना है, विदेश में एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो ये सारी ट्रेनिंग जब उनको हम देंगे तो आप 4 से 10 साल बाद स्वतः देखेंगे कि ये हाट तो होंगे ही होंगे, उनको दूसरा भी बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, जो लोग उनके दरवाजे पे पहुंचेंगे कि भाई हमें आपका मार्केट का जो बेचने के लिए आपका सामान चाहिए। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम सारे अपने प्रोजेक्ट से सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव के मेंबर्स का सामान यहाँ पर उनको कहें कि लेकर आएँ और वो सेल हो। तो इसका जो पैटर्न है, समझ लीजिए कि एनसीयूआई भी तो मिनी इंडिया ही है ना। हमारे मेंबर सारे 29-30 स्टेट के लोग हमारे मेंबर हैं और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। तो हमने एक कैलेंडर सा बनाया हुआ है पूरे साल का, साइकिल का, कि 4 से 5 स्टेट को हम ग्रुप करेंगे और उनके प्रोडक्ट एक बार में मंगाएंगे और 15-15 दिन का स्लॉट हम उनको देंगे, जैसे कि दिल्ली हाट का पैटर्न है। अभी दिल्ली में एनसीयूआई हाट का आज ओपनिंग हुआ है। एनसीयूआई के चेयरमैन दिलीप संघानी एवं कोऑपरेटिव मूवमेंट के सभी लीडर्स ने पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के हेतु से उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए, उनको मार्केट देने के लिए एक प्रयास किया है। जैसे मैं बताऊं कि एनसीयूआई में
मैं उनका जो प्राधान्य है वो मैं बता सकती हूँ कि 2012 में मैं यहीं पे ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी और आज हमारी जो संस्था है वो संस्था में 5000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी है और उन लोगों को जो रोज़गार मिलने का काम था, क्योंकि महिलाओं में कई हुनर तो हुआ है, हुनर जो पड़ा हुआ है उनके पास प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी ताकत है, पर उनको मार्केटिंग कहीं नहीं मिल रहा था। तो आज एनसीयूआई की वजह से देश की कई महिलाओं को उनका मार्केटिंग मिलेगा। और उनके साथ सही बात तो ये है कि दिल्ली में और भी एक हाट है, वो दिल्ली हाट से जाना जाता है, पर दिल्ली हाट की और एनसीयूआई हाट में एक डिफरेंस क्या है वो मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली हाट है तो उसमें महिलाओं के पास उनका रेंट लिया जाता है, जबकि एनसीयूआई ने जो ये प्रयास किया है कि महिलाओं को कोई भी रेंट देना नहीं पड़ेगा, उनके साथ साथ जो भी महिलाएं अपना प्रोडक्शन लेके यहाँ बेचने के लिए आएगी तो उनको रहने की व्यवस्था भी एनसीयूआई की ओर से की जाती है, उनको आने जाने का खर्चा भी एनसीयूआई दे रही है। तब मुझे विश्वास है पूरा कि सहकारिता से स्वरोजगार और स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने का जो सरकार का जो एम है कि सहकार से समृद्धि, वो सही अर्थ में एनसीयूआई के माध्यम से प्रस्थापित होगा। नमस्कार। इस तरह से बाजार न मिल पाने की समस्या से जूझ रही समितियों की सहायता हो सकेगी, साथ ही आत्मनिर्भरता का दायरा भी बढ़ेगा। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन, जिसमें हम आपको पशुपालन संबंधी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं गिर गाय पालन के बारे में। जी हाँ, देसी नस्लों के गाय की अपनी ही खासियत होती है और इन्हीं में से एक है गिर। ये अपनी बेहतर उत्पादकता के लिए जानी जाती है। गिर गाय पालन के द्वारा आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नजर से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित। इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है। प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे। भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है। जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़ी या गाभन होने की उम्र है वो भी इसमें
बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के, वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं, जो इसकी उत्पादन क्षमता है, वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है, खासकर राजस्थान की जलवायु है, उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को, जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो ज्ञापन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, जो फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं, जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अगस्त माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। कहते हैं कि इंसान में अगर लगन हो और वो मेहनत करने से न कतराए तो बंजर जमीन पर भी फूल खिलाए जा सकते हैं। और इस कहावत का साक्षात प्रमाण है हरियाणा के पानीपत में रहने वाले किसान प्रीतम सिंह। आइए मिलवाते हैं आज हम आपको उनसे और जानते हैं इनकी सफलता की अद्भुत दास्तान। हरियाणा जाना जाता है बेहतर कृषि के लिए। यहाँ हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, साथ ही फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। सफलता की नई इबारत लिखते इन किसानों में से एक हैं पानीपत हरियाणा के प्रीतम सिंह। प्रीतम जी मानते हैं कि खेती की अपनी एक भाषा होती है। इस भाषा को जिस किसान ने समझ लिया
उन्हें कृषि के क्षेत्र में सफलता मिलना लाजमी है। इनका बचपन काफी संघर्ष वाला रहा। इस संघर्ष को कम करने के लिए ही इनका परिवार पंजाब से हरियाणा में बस गया है, लेकिन यहाँ भी मुश्किलों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनकी जमीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी, लेकिन इनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और जुट गए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। साथ ही आमदनी में इजाफा करने के लिए इनके परिवार ने पशुपालन किया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इनके जीवन में खुशियों के पहले फूल खिलाए। गोबर से मिली जैविक खाद ने धीरे धीरे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने खेत में गेहूं की फसल लगाई, जो कि काफी कम हुई, लेकिन यहीं से उम्मीद की किरण जागी। हालांकि हर किसान की तरह प्रीतम जी ने भी परंपरागत खेती की। 1990 में उन्होंने अपने खेत में पूसा बासमती की खेती की, जिससे उन्हें भरपूर पैदावार मिली, लेकिन सही मुकाम मिला सूरजमुखी की खेती करके। हमारा परिवार जो है पार्टीशन के समय 47 में पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुआ जब, तो उस टाइम तो चलो इकट्ठा ही था। तो हमें ज़मीन की अलाटमेंट जो हुई वो पंजाब में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हुई कि काफ़ी ऊंचा नीचा खेत था, तो उन्होंने गहरे खड्डे भी थे, तो हमने इसको लेवल किया। तो फिर पता चला कि ये तो कलर है, इसमें नमक की मात्रा है, तो इसमें पैदावार नहीं होती। तो करनाल स्थित जो CSSR की उनकी तकनीकें अपनाई, इसमें जिप्सम वगैरह डाला। तो 4-5 साल बाद जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्शन हुआ वो हमारे खेत में 13 गठड़ी 13 बंडल इसमें हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे आगे इसको संवारते रहे। तो जैसे तैसे 10 साल तक हमने इसमें इसको लेवल किया, चालू करने की कोशिश की। तो साथ में पशुओं का हमारा दूध का काम था, जिससे हमारा खर्चा चलता था। तो 1990 आते आते तो हमें पता चला, इधर उधर देखभाल करते करते, तो IRI का से हमारा मिलन हुआ। तो IRI से एक वैरायटी आई थी PB1 करके, तो जिसका हमें बीज मेरे एक मित्र थे चंद्र सिंह, उनके माध्यम से मेरे को मिला। तो हमने उसका उसको बोया, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिला। जहां हम आज खड़े हुए हैं, ये किसान श्री प्रीतम सिंह जी हैं और इन्होंने 2012 से ये हमारी इस परियोजना से जुड़े हैं। जब इनका जुड़ाव हुआ उस समय ये एक सामान्य किसान जैसा करते थे, बीज ले आए, बो दिया और अपना उत्पादन किया। लेकिन जब इनको हमने बीज से जोड़ा तो इनकी गाथा आप इनसे खुद सुनेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो उससे और आज तक के जब हम परिदृश्य को देखते हैं, तो जिसको कहते हैं ना कि बदलाव और बड़ा बदलाव, और बड़े बदलाव से भी महा बदलाव कैसे हो सकता है, वो इसकी गाथा ये खुद बताएंगे। तो हम क्या करते हैं कृषक सहभागिता में, संस्थान पहले उन किसानों को चिन्हित करता है कि जो किसान प्रगतिशील हैं और बीज के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनको हम छोटा सा प्रशिक्षण देते हैं और उनको बीज के महत्व को समझाते हैं, और फिर उनको हम अपने यहाँ से एक जिसको प्रजनक बीज कहते हैं, शुद्ध बीज बिल्कुल देते हैं, और उसके साथ साथ उनको उस बीज के समस्त लक्षणों से भी अवगत कराते हैं कि इस वैरायटी की इतनी अवधि है, इतना इसका खाद की रिक्वायरमेंट है, इसका बुआई का उचित समय क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी उत्पादन में, ये हम सब किसान को बताते हैं। और उस बीज को हम जब देते हैं तो उस किसान से ये भी कहते हैं कि पिछली साल जो आपने बीज की फसल बोई थी उसमें क्या फसल थी, कहीं आइसोलेशन कितना होना चाहिए, एक फील्ड से दूसरे खेत की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब हम उनको मानक बीज उत्पादन के जितने भी मानक हैं वो उनको समझाते हैं। उनके उगाए फूल इतने लुभावने होते हैं कि दूर दूर से लोग उनके खेतों को देखने आते हैं। यहाँ तक कि उनकी फसल के बारे में चर्चा इतनी जोरों पर थी कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से कृषि विशेषज्ञ उनकी फसल देखने आए। विशेषज्ञों ने जब उनसे सवाल किया कि उनके खेत में कितने फूल हैं, तो गणना करने की अनोखी तकनीक ने कृषि विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया। उदाहरण देता हूँ कि 1995 आते आते 95 में मैंने पहली बार अपने 1 एकड़ में सनफ्लावर लगाया, सूरजमुखी लगाया। तो जिसमें जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन थी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। तो जब फूल पे आई फसल तो ऐसा मौका भी आया कि हमारे DDA साहब थे, नैन साहब थे उस टाइम, तो वो यहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने सूरजमुखी देख के मेरे घर पे आ गए। तो उन्होंने पूछा ये सूरजमुखी किसका? मैं सर हमारा है। तो बोले यार सूरजमुखी तो 1 नंबर है, तो आपने क्या क्या किया? मैं सर मैं आपसे मुँह से सुन रहा हूँ कि 1 नंबर है, मेरे को तो नहीं पता कि मेरा सूरजमुखी अच्छा है। लेकिन उन्होंने जब मेरे से पूछा उसके बारे में जानकारी ली और इतने प्रभावित हुए कि 4-5 दिन बाद उन्होंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से थे, उनका विजिट रख लिया मेरे सूरजमुखी दिखाने के लिए। तो वो मेरे फार्म पे आए
तो उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रीतम सिंह जी आपका सूरजमुखी बहुत अच्छा है। मैं सर थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने पसंद किया। तो बोले इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो मैंने बताया, मैं सर जो साइंटिस्टों की रिकमेंडेशन है मैंने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत चूक फिर भी रह गई इसमें। बोले जी कैसे? मैं कहा भी जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो 22,000 फूलों की 1 एकड़ में है और सर मेरे 21,997 फूल हैं। तो हंसने लग गए, बोले गिनती कर रखा है? मैं सर गिनती कर रखा है। बोले कितने दिनों में? मैं क्या, मैं सर आपको करवा दूंगा। वो कहने लगे जी हम कैसे माने कि आपने गिनती किया है, तो क्या इसका आधार क्या है, प्रमाणिकता क्या है? मैं सर मैं आपको गिनती करवा दूंगा। बोले सर बोले प्रीतम सिंह कितने दिनों में करवा दोगे? मैं सर जस्ट 3 मिनट में। बोले 3 मिनट में गिनती कैसे करवा दोगे? तो मैंने उनको बोला कि रो टू रो 60 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट मेरे 30 सेंटीमीटर हैं, तो 100 लाइन गिननी है, 1 मिनट में गिनती हो जाएगी। 220 लाइनें हैं 1 एकड़ में, 2 मिनट में गिनती हो जाएगी। सर आप 1 से लेकर के 100 तक कोई एक लाइन गिनती करवा लो, अगर उसमें 220 फूल मिलेंगे तो इसका मतलब है आपके 22,000 हो जाएंगे। 100 × 220 22,000 फूल हो जाएंगे। एक कॉर्नर से 3 फूल कुत्तों ने मेरे तोड़ दिए हैं, वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। 21,997 फूल हैं। तो इस चीज़ से डायरेक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए। ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। अगर इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको पसंद आई तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।